हेलो व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स रथ एकेडमी। और माई सेल्फ अनूप वर्मा। यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हैं और हायर मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि कैसे हम उनके कॉन्सेप्ट को, उनके थ्योरम्स के प्रूफ को, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हम रियल एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट और प्रूफ पे हम काम करेंगे। साथ में हम अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने सेट थ्योरी को पढ़ा, उनके कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हमने पढ़ा है, कुछ सिंपल से प्रूफ्स को हमने पढ़ा है। हमने लास्ट क्लास में एक एक्सरसाइज दी थी आप लोगों को, जो जो लोग विजिट किए होंगे मेरे लेक्चर्स को। तो उसमें हमने बोला था कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, कह सकते हो HW दिया था। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना था कि A माइनस बी यूनियन सी इज जस्ट इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी, एंड A माइनस बी इंटरसेक्शन C इज जस्ट इक्वल टू A माइनस बी यूनियन A माइनस सी। है ना? तो ये चीजें हमें प्रूव करनी थी। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा और मोस्ट ऑफ द लोगों से हो गई होगा प्रूफ। लेकिन हम इसको प्रूव कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रूफ इसका। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, है ना? तो फर्स्ट रिजल्ट है इसका प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव, यू कैन जस्ट राइट हियर, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? दैट इज ए माइनस बी यूनियन सी। इसका मतलब है जो ए से बी यूनियन सी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब ए और बी का डिफरेंस इंटरसेक्शन ए एंड सी के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो इस दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने कल बताया था, टेक्निक्स बताई थी, तो सबको पता है। तो आइए जरा हम स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसमें का कोई एलिमेंट, इसको पहले वाले सेट को हम इसका सबसेट दिखाएंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। ओके, तो आइए जरा लेट करते हैं। लेट एक एक्स ले लेते हैं, मेंबर ले लेते हैं किसका, ए माइनस बी यूनियन सी का मेंबर। ओके, अच्छा, डिफरेंस के बारे में पता है? अगर हम डिफाइन करें यहाँ पर ए माइनस बी हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर जो मेंबर होता है वो एक्स होता है, such that x is in A but x does not belong to B। यही तो डिफरेंस हमारे पास डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने कोई मेंबर लिया है, ठीक, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, x इज बिलोंगिंग टू A माइनस बी यूनियन सी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो A के अंदर है, बट वो बी यूनियन सी के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर हो गया तो वो एलिमेंट ए माइनस बी यूनियन सी में नहीं रह जाएगा, है ना? या फिर कोई ऐसा मेंबर, तो ऑब्वियस सी बात है, 110% श्योर है कि वो ए के अंदर तो है, बट वो बी यूनियन सी के अंदर नहीं। और ए के अंदर अगर नहीं होगा तो फिर वो डिफरेंस में नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ से एक हमने एक्स लिया था, इसको ऐसे लिख भी सकते हो, बी एनी एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने जो लिया है वो ऐसे लिए, तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है, दिस इज योर एक्स belongs to A, but you can say, but this X does not belongs to B union C, इसमें से belong नहीं करता। You can say by definition of difference, by definition of difference of two sets। ये तो टू सेट्स की डिफरेंस की डेफिनेशन होती। ओके, तो X is belongs to A, but X does not belong to B union C। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, कोई मेंबर अगर यूनियन में, यू कैन जस्ट से, अगर यूनियन में हमारे पास कोई मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब उन दोनों सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर यूनियन, क्योंकि यूनियन में एटलीस्ट किसी में भी होगा तो यूनियन में तो आ ही जाएगा, यूनियन में तो सारा कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि दिस एक्स बिलोंग्स टू ए, बट एक्स ना ही वो बी के अंदर है और ना ही वो
सी के अंदर, ना ही वो सी से बिलोंग, क्योंकि अगर किसी एक में भी बिलोंग कर गया तो वो यूनियन में बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो इसलिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी यूनियन सी इम्प्लाइज कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, तो यू कैन जस्ट से, अब इन दोनों को हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने x बिलोंग्स टू a, ठीक है, और x ना ही वो b में बिलोंग कर रहा है ना ही c में बिलोंग कर रहा है, तो यू कैन से लाइक दिस, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। बात हमारी सही है। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ये दोनों बात सही है जो हमारे पास, इससे जो हमने इम्प्लाई किया, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है x a के अंदर है बट वो b में नहीं है, ठीक है, और ये कह सकते हैं x a में है और c में भी नहीं है, ठीक है, तो a में तो पहले से हम ले ही के चले हैं ना। तो इन दोनों को हम अगर ब्रैकेट में कर दें तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप ध्यान देख देख लो, x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b, है ना, a माइनस बी एंड a डिफरेंस b कह सकते हो, और एंड दिस x बिलोंग्स टू a माइनस c। ओके, हम देख रहे हैं कि x a माइनस बी में है एंड x a माइनस c है, तो इनके इंटरसेक्शन में होगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दिस इज योर x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस। ओके, तो हमने क्या किया, तो मैंने एक एलिमेंट लिया था x, कोई भी एलिमेंट था किसका, a माइनस बी यूनियन c का, और उसको हमने दिखा दिया किसके अंदर, x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसेट हुआ, इसका मतलब ये वाला जो सेट है वो क्या है, इस वाले सेट का क्या है, सबसेट है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इज a माइनस बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। क्लियर? तो पहली बात तो प्रूव होगी। अब क्या करना है, जो राइट साइड में सेट लिखा है उसको लेफ्ट साइड वाले सेट का सबसेट दिखाना है, तभी तो इक्वलिटी हम कह पाएंगे, तभी तो हम इक्वलिटी को प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो आइए जरा, तो उसके लिए हम एक मेंबर ले लेते हैं, लेट दिस इज y इज बिलोंगिंग टू a माइनस बी, बिल्कुल सेम रिवर्स ऑर्डर में हम चीजों को प्रूव कर देंगे, ठीक है। a माइनस सी, यहाँ से क्या पता चला, दिस y इज बिलोंग्स टू a minus b and this y is belongs to a minus c। इनको थोड़ा सा लिखेंगे हम, अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज y it belongs to a but y does not belong to b and this is y is belongs to a but this is y does not belong to c। तो y जो है a में बिलोंग करता है, कॉमन पोर्शन है, तो यू कैन जस्ट टेक आउट, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू a बट y does not belongs to b and y does not belongs to c। सेम आपको रिवर्स केयर लगाना है, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं y बिलोंग्स टू, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई मेंबर है, कोई एलिमेंट है जो दो सेट्स में नहीं है, तो क्या उनके यूनियन में होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो यू कैन से हियर दिस इज y does not belongs to b union c। Okay, so this implies you can see y is belongs to a minus b union c। तो हमने क्या किया था, एक एलिमेंट लेके चले थे किसका, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी से, है ना, ये डिफरेंस बोल सकते हो। तो और हमने दिखा दिया कि a माइनस बी यूनियन सी के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दिस इज a माइनस बी intersection a minus c is the subset of
you can just say here is the subset of A minus B union C. सॉरी, हाँ सबसेट, हमने इसका सबसेट दिखा दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी इज द सबसेट ऑफ A माइनस बी यूनियन C. ओके, तो अब हम एक चीज देखें, ये वाला सेट इसका सबसेट है और ये जो वाला सेट है वो एक दूसरे के सबसेट हमने दिखा दिए. तो ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से, फ्रॉम 1 and 2 we have A minus B union C is just equal to A minus B intersection A minus C, है ना. प्रूफ, बहुत सिंपल प्रूफ था. आई होप कि आप लोगों ने लिखा होगा इस प्रूफ को. ठीक है, और कोई भी एक्सरसाइज मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम मिलती है, तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप ट्राई भी करिए, ताकि आपका जो मैथमेटिक्स बिल्डिंग है वो साथ साथ होता रहेगा लेक्चर के साथ साथ. ठीक है, हम वीडियो देख लेने से ही चीज़ों को नहीं सीखेंगे, हमें करना पड़ेगा. ओके, तो ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया. सेकेंड प्रूफ लिखते हैं. सेकेंड में क्या प्रूफ करना है कि दिस इज ए माइनस का आपकी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज जस्ट इक्वल टू ए माइनस बी, और ये यूनियन में चेंज हो जाता है, यूनियन ऑफ ए माइनस. ओके, तो आइए जरा देखते हैं, यही प्रूव करना था. हाँ बिल्कुल, दिस इज a minus b intersection c just equal to a minus b union a minus c. okay, we have to prove this. तो आइए जरा क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे तो उसको x नाम देते हैं. x इज बिलोंगिंग टू a माइनस का b इंटरसेक्शन. ओके, यहाँ पर b एनी एलिमेंट लिख दो, नहीं भी लिखते हो तो सिंपली चल जाता है, b एनी एलिमेंट. क्योंकि जब एक्स वाई लेते हैं तो जनरल वे में हम वैल्यूज रखते ही है बेसिकली. तो x इज बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c. इसको हम ब्रेक करेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन. एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज इंटरसेक्शन में बिलोंग करती है, बिलोंग नहीं करती है, सबसे ठीक, बिलोंग करती है तो कॉमन होता है. लेकिन अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है एक किसी एक में भी, तो कोई कॉमन एलिमेंट होता है, तो किसी एक में भी अगर नहीं हुआ मेंबर तो वो बिलोंग नहीं करेगा. तो यू कैन से हियर x इज बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c. कोई भी एक अगर प्रॉपर्टी हमारी पास सही हो जाती है, मतलब अगर b में नहीं है तब भी उसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, अगर c में नहीं है तो भी उसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, है ना. तो इसका मतलब है कि हम और लगा सकते हैं, है ना, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c. किसी एक में भी नहीं है, दोनों में नहीं है तो होगा ही नहीं होगा. ठीक है, तो अगर एक में भी हो गया तो अगर एक में भी नहीं हो, एक में हो गया और एक में नहीं है, तब भी उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है. तो यहाँ से हमने इसको इस तरीके से लिख लिया. अब क्योंकि और है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं. अगर x मान लो b में नहीं है या फिर x c में नहीं है, उसको हम a को साथ में एडजस्ट कर देते हैं. तो यू कैन जस्ट राइट हियर x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b. ये पहला हो गया, ये हो सकता है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू c. ठीक है, ओके. और मतलब दोनों, या तो दोनों हो सकते हैं, मान लो x तो a में था ही, है ना, बट वो b में भी नहीं है, c में भी नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन साथ साथ में हो सकती है, या इनमें से एक ट्रू हो जाएगी. ठीक है, तो यू कैन जस्ट ऐसे कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यहाँ से आ गया, और लिख दो यहाँ पर x बिलोंग्स टू a माइनस सी. ओके, तो दिस इंप्लाइज दिस इज योर x बिलोंग्स टू a माइनस बी. अब यूनियन आ जाएगा, तो जो और लगा हुआ है a यूनियन a माइनस सी. ओके, तो दिस इज a माइनस बी यूनियन a माइनस सी.
तो हमने एलिमेंट एक लेके चले थे यहाँ पर a माइनस बी इंटरसेक्शन c के अंदर, और हमने दिखा दिया वो किसमें है, a माइनस बी यूनियन a माइनस c के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है कि दिस इज और a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इसका मतलब एक एलिमेंट जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले जनरल वे में वो उसके अंदर है, तो सारे एलिमेंट्स है ही ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट की बात करें। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ओके, तो दिस पहला जो हमारा पार्ट है प्रूफ का वो तो हो गया। हमें इक्वलिटी प्रूफ करने के लिए एक दूसरे के सबसेट दिखाना होता है। तो अब राइट साइड वाला जो सेट है उसमें कोई एलिमेंट ले लो और रिवर्स ऑर्डर में जैसे आए हैं वैसे रिवर्स ऑर्डर में हम जा सकते हैं। कभी कभी हम प्रूव करते हैं तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम इम्प्लाइज बाई भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ तक हम पहुंचे फिर यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया और इम्प्लाइज इम्प्लाइज बाई हम कह के भी प्रूव कर सकते हैं, बट यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। नाउ नाउ लेट एक एलिमेंट लेते हैं y, कहाँ पर a माइनस बी, अगर हम इसका कोई एलिमेंट एनी एलिमेंट हम लेके चले और उसको दूसरे वाले सेट में दिखा देंगे तो ये उसका सबसेट हो जाएगा, है ना। a माइनस बी यूनियन a माइनस सी के अंदर हमने y को ले लिया। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो यू कैन से y इज बिलोंग्स टू a माइनस बी और y इज बिलोंग्स टू a माइनस सी। दिस implies y belongs to a but y does not belongs to b। ये तो एक हो गया। और y belongs to a but y does not belongs to c, है ना, c में बिलोंग नहीं करेगा। a में तो करता है बट c में तो डेफिनेटली नहीं होगा वो, अगर c में होता तो फिर वो उसके डिफरेंस में नहीं आता, है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास ए, ये अब अच्छा इसको हम रीअरेंज कर लिख के लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ये और है और यहाँ पर बिलोंग्स टू दिस, तो यू कैन जस्ट ब्रेक करेंगे जब हम इसको तो फिर से कैसे हो जाएगा। सिमिलरली सेम जैसे ऊपर लिखा, जैसे क्योंकि इससे ये चीज लिखी गई थी, इससे फिर से हम वही चीज लिखे दे रहे हैं जो लिखी गई थी। ठीक है, तो बट दिस y does not belongs to b or y does not belongs to c, clear। so this implies this y is belongs to a, इसको ऐसे लिख सकते हो, बट y, अच्छा y ना ही b में है ना ही c में है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, है ना। तो यू कैन से y does not belongs to b इंटरसेक्शन c। तो अगर हमारे पास b इंटरसेक्शन में नहीं है तो ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज योर y इज बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। ओके, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इसको अभी एक और स्टेप लिखेंगे, अब सबसेट दिखा देते हैं, तब कहने में आसानी हो जाएगी। क्लियरली अब तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास a माइनस बी है उस a माइनस बी यूनियन a माइनस सी जो है दैट इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और 1 और 2 से हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर a सबसेट होता है b का एंड b सबसेट होता है a का, तो ये इंप्लाई करता है क्या, a जस्ट इक्वल टू इंप्लाई एंड इंप्लाइज बाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंप्लाई करेगा दिस इज योर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या इंप्लाई करेगा, दिस इज a माइनस b इंटरसेक्शन c इज जस्ट इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस। ओके, तो दिस इज योर प्रूफ। तो ये आपको याद कर सकता है कि अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन यूनियन पे खुलता है और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे खुलता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। बाकी
आप प्रूव कर लेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। तो एक बार उसे लिखिएगा जरूर, पेन कॉपी का यूज करिएगा जरूर। ओके, तो ये हमारे पास जो है कुछ प्रूफ्स हुए, और कुछ चीजें हम सीख लेते हैं। कुछ मोटी मोटी चीजें हैं। एक प्रॉपर्टी होती है, उसको नाम होती है कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी, है ना। सेट के अंदर एक कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है जरा उसको, जो कह सकते हो कि ऑब्वियस प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी, तो इसको लिख लो। ये क्या कहती है कि हम तीन स्टेटमेंट लेते हैं। एक तो स्टेटमेंट ये लिया, ए इज द सबसेट ऑफ बी। दूसरा हमने स्टेटमेंट लिया कि ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी। ठीक। और थर्ड जो हमने स्टेटमेंट लिया, थर्ड वन, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू ए। ठीक। आर इक्विवेलेंट। ठीक। इक्विवेलेंट मतलब ये तीन स्टेटमेंट हैं या तीन हमारे पास एक्सियम्स हैं, ये तीनों हमारे पास एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट मीन्स इनमें से एक भी ट्रू हो गया तो बाकी दो ट्रू हो जाएंगे, है ना। अब इस चीज को हम प्रूव कर लेते हैं, जरा देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या वन जो है वो इम्प्लाई करता है सेकंड को। हमने वन को जो है ट्रू मान लिया, आई एम जस्ट टेकिंग वन इज ट्रू, है ना। तो देखते क्या वन टू को इम्प्लाई करता है। ओके, चेक इट। तो गिवन क्या है हमारे पास, जो हाइपोथेसिस के तौर पे जो हमें पता है, क्योंकि वन है हमारे पास, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, इतना हमें पता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसेट के नोटेशन में बहुत क्लियर रहना। कभी कभी मतलब जो सबसेट है वो नोटेट करते हैं ऐसे, मैं मोस्टली टाइम तो ऐसे ही नोटेट करूंगा, कभी गलती से लिखता है तो वो अलग बात है। ये सबसेट का नोटेशन है। जब हमें कभी प्रॉपर सबसेट लिखना होगा तो हम ऐसे लिखें। ठीक। समटाइम्स बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है कि हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट के लिए होता है नोटेशन, अभी हम और इसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास जो होता है, जो सॉरी, ये आपका सबसेट के लिए होता है, तो प्रॉपर सबसेट डिफाइन किया है। ये सबसेट के लिए होता है, सॉरी दिस इज सबसेट के लिए होता है। और ये जो होता है इसको यहाँ पर इक्वलिटी काट दी जाती है, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट के लिए होता है कि इक्वल नहीं है। प्रॉपर सबसेट को अभी हम और डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा उसके बारे में बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है। तो सब लिखा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, गिवन है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब हमको क्या दिखाना है कि ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी। तो वी हैव टू प्रूव, यू कैन जस्ट राइट हियर, थोड़ा फॉर्मल हो जाता है ना। दिस इज ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल, अच्छा दिख तो रहा ऑब्वियस, क्यों, तो जब हमने ए को सबसे ले सब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो जब हम यूनियन लेंगे तो कलेक्शन ए के सारे एलिमेंट, मतलब ए के एलिमेंट जो होंगे बी के अंदर, तो कॉमन एलिमेंट वो सारे आगे, और बी के बचे हुए सारे एलिमेंट आगे, तो इनका यूनियन बी ही तो होगा। ये तो ऑब्वियस चीज है, बट लेट अस सी इसको प्रूव करते हैं। तो वैसे प्रूफ, सिंपल प्रूफ, अगर हमें इक्वलिटी दो सेट्स की प्रूव करना है तो सेम प्रोसेस हम अपनाते हैं। कौन सा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन। अच्छा, यहाँ से आप देखिएगा कि x, अगर यूनियन में तो ये लिख सकते हो कि x इज बिलोंग्स टू ए और x इज बिलोंग्स टू बी। हमको एलिमेंट किस में दिखाना है, बी में, ठीक है। तो ये तो हमारा केस अगर है तो अच्छी बात है, x अगर बी के अंदर है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो टेकन अगर हमने x बिलोंग्स टू, अगर हमने x बिलोंग्स टू ए ले लिया पहले, मान लो कि x ए के अंदर है, ठीक, तो ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि x a इज द सबसेट ऑफ बी, ये गिवन, दिस इज गिवन, है ना। a इज द सबसेट ऑफ बी, तो अगर कोई एलिमेंट a का है तो वो b का भी होगा, पहली बात प्रूव होगी।
इफ x बिलोंग्स टू b, तो हमें ये तो चाहिए ही था। तो दोनों केसेस में x अगर a के अंदर है, ठीक है, तभी वो b के अंदर होगा, और b के अंदर है तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, तो प्रूफ है ही। तो इसका मतलब है यू कैन से दिस इज a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b। पहली ये बात प्रूफ हो गई, सबसेट ऑफ b, पहली बात। दूसरी बात ये जब हम यूनियन लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अ, अब हम कोई एलिमेंट बी का ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज है, बट लिख लेते हैं। नाउ लेट वाई इज बिलोंग्स टू बी। अच्छा, तो 110% ये कहाँ बिलोंग करेगा? वाई बिलोंग करेगा किसमें? ए यूनियन बी। तो किसी भी सेट के साथ आप यूनियन ले लो, तो वो बी का मेंबर है तो होता ही है ना यूनियन के अंदर। अगर क्लियर, तो वाई बिलोंग्स टू दिस, अगर ये इसके साथ बिलोंग करेगा तो यू कैन जस्ट से कि दिस बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियरली, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 1 and 2, 1 and 2 implies what? This is A union B is just equal to B. Okay, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी बी ही आ जाएगा। क्लियरली दिख रहा है, बट हमने प्रूफ लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, नाउ चेक इट कि तुम्हारे पास सेकेंड जो है वो इम्प्लाई करता है किसको? थर्ड। क्योंकि ये तीन चीजें अगर हम प्रूव कर दिए और फिर थर्ड को हम इम्प्लाई करा देंगे फर्स्ट को, ठीक है, तो हमारे पास फिर सारे तीनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं। जब हमारे पास मान लो ए बी सी थ्री हमारे पास चीजें हैं वो इक्विवेलेंट है, तो हमें क्या करना होता है? दिस इम्प्लाइज, विल हैव टू प्रूव दिस इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज टू ए। तो अब ये कुछ बचा नहीं, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, तो आइए जरा, तो आपको हमें प्रूव करना है। अभी गिवन क्या है हमारे पास? सेकेंड। सेकेंड मतलब ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू, ये चीज हमारे पास गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव थर्ड में क्या था? इंटरसेक्शन पे ऊपर था, है ना? थर्ड में जो है इंटरसेक्शन था तुम्हारे पास। तो हाँ, ए इंटरसेक्शन बी जस्ट इक्वल टू ए। वी हैव टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू ए, ये प्रूव करना था। और और ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी। अच्छा, यहाँ से क्या चीज इंप्लाई होती है? अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं ये यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए, जिस बी है वो हमारे पास सबसेट है किसका? बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, एक दूसरे के सबसेट है तभी इक्वलिटी है, ये अप्लाई करती है, हमें पता है कि ए यूनियन बी द सबसेट ऑफ बी एंड बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये चीज हमारे पास है, हमको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू ए। तो फिर वही सेम टेक्निक या प्रोसेस हमें लगाना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एनी एलिमेंट। ठीक, ओके, हमें इस एलिमेंट को किसमें दिखाना है? ए के अंदर, तभी हम ए इंटरसेक्शन बी को ए का सबसेट कह पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं क्या दिखा पाएंगे। x belongs to A and this x is belongs to B। it belongs to B, ये चीज है हमारे पास। तो हमको अगर अच्छा, हमको उसको दिखाना था कि वो ए का मेंबर है, तो यहाँ से तो कुछ प्रूव करने का बचा ही नहीं, क्योंकि हमने जैसे इंटरसेक्शन को ओपन किया उससे डायरेक्टली हमको ये चीज मिल गई कि एक्स जो है वो ए के मेंबर है। तो ये चीज दिखाना था,
हम लेके कहाँ चले थे, इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन जब खुलता है, यू कैन जस्ट से बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन तो यही कहती है ना कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब x दोनों में है, a में भी है और b के अंदर भी है। तो दिस इंप्लाइज यू कैन से a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ a। पहली बात तो प्रूव हो गई। अब a का एलिमेंट लेके दिखाना है कि वो इंटरसेक्शन के अंदर है, उसमें इस रिजल्ट का यूज होगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। यहाँ तो ऑब्वियस सी चीज थी, ये इंटरसेक्शन भी इधर सबसेट ऑफ थी, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए जरा लेट y जो है एक मेंबर ले लेते हैं, y इन e, y इज इन e। ध्यान दीजिएगा बहुत ही, इस y को हमें इंटरसेक्शन में दिखाना है। अच्छा, y a के अंदर है, अगर y को हम b के अंदर भी दिखा दें तो हम ये प्रूव करने में सक्षम हो जाएंगे कि y जो है वो a इंटरसेक्शन b के अंदर है, क्योंकि y तो हम a के अंदर ले ही रहे हैं, और ये दिखा दें कि b के अंदर भी है वो, तो उसके कॉमन एलिमेंट हो गए, इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और हमको इस y को a इंटरसेक्शन b में दिखाना है, ये हमारा काम है। ठीक, तो y बिलोंग्स टू a। ओके ओके ओके, y अगर a के अंदर है तो क्या हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा यूनियन में भी होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज y इज बिलोंग्स टू a यूनियन b। किसी भी सेट का, या तो b है तो हम b के साथ है, y किसी भी a का किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन ले लेंगे तो उसके अंदर होगा ही, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स होते हैं यूनियन के अंदर। ठीक है, ओके, यहाँ तक भी समझ में। और ये जो a यूनियन b है, ठीक है, ये सबसेट है किसका, b का, क्योंकि a यूनियन b जस्ट इक्वल टू b, और a यूनियन b सबसेट ऑफ b है ना, वो b का क्या है, सबसेट है। तो अगर वो b का सबसेट है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, y इज बिलोंग्स टू b एज वेल। क्यों, यहाँ पर लिख दो सिंपली, a यूनियन b इज जस्ट इक्वल टू, ए यूनियन बी इज गिवन, ये गिवन है ना हमारे पास, ये चीज कि ए यूनियन बी बी के इक्वल है। ठीक है, और अगर ये चीज नहीं गिवन होती तो हम नहीं लिख पाते ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर y बिलोंग्स टू बी, हमने y कहाँ से लेके चले थे, a के अंदर, और वो b के अंदर भी है, तो वी गेट दैट y belongs to a and this y belongs to b। this implies y belongs to a intersection b, और इसी में दिखाना था, y a का मेंबर था, उसको हम इंटरसेक्शन में दिखा दिया। तो यू कैन से दिस इज a is a subset of a intersection b also। a intersection b को हमने a का सबसेट दिखाया, और a is a subset of a intersection b। ओके, तो दिस इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 and 2 from 1 and 2 we have this is a intersection b is just equal to, प्रूव हो गया, दिस प्रूव। तो इसका मतलब है कि जो ये है आपका a यूनियन b इज जस्ट इक्वल टू b, implies a इंटरसेक्शन b इज जस्ट इक्वल टू। ठीक है, और अब तो फर्स्ट से सेकंड हमने प्रूव कर लिया, सेकंड से थर्ड हमने प्रूव कर लिया, अब हम थर्ड से फर्स्ट करेंगे, तब हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, और फिर हम तीनों को एक दूसरे का इक्विवेलेंट कह पाएंगे। तो आइए जरा उसको भी प्रूव कर लेते हैं। थर्ड से हमें प्रूव करना है फर्स्ट। ठीक, ये प्रूफ की जो बेसिक प्रूफ है, इन्हीं से अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड होगी। उसके बाद जो बड़े बड़े प्रूफ्स होंगे या जो टेक्निकल प्रूफ्स होंगे, उनके बारे में हमें इसका थिंकिंग पावर बिल्ड होगी। तो ये आप इनको करते जाइएगा साथ साथ, अगर रियल एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंजॉय करना है ना, उसको जीना है एक तरीके से कह सकते हो रियल एनालिसिस को, तो उसके लिए आप इन बेसिक प्रूफ पे आपको काम करना है। इसीलिए हम शुरुआत में चीजों को एक एक चीज को हम करा रहे हैं, और लास्ट तक एक एक चीज कराएंगे। ठीक है, ओके।
तो आइए जरा तो दिस इज, अब हमें क्या प्रूव करना है। गिवन क्या है, सबसे पहले थर्ड वाला गिवन, ठीक, गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू ए, ये गिवन है। और वी हैव टू प्रूव या टू प्रूव कर सकते हो, प्रूव क्या करना है हमको कि जो ए है दैट इज द सबसेट ऑफ बी, वो बी का क्या है, सबसेट है। वी हैव टू प्रूव, ओके। तो आइए, उसके लिए क्या करना है, सिंपली एक ए का एलिमेंट लेना है, उसको बी में दिखा देना है, ये हमें काम करना है, ठीक है। आइए यहाँ से इम्प्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड दिस ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, क्लियर, ये चीजें हैं। तो आइए जरा एक एलिमेंट लेते हैं, लेट लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एनी 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 एलिमेंट लिख दो, any element या arbitrary element you can write like this, to be any element, ठीक है, ठीक है भाई, ले लिया। अच्छा, हमें दिखाना है कि वो बी का भी मेंबर है, तभी हम ए को बी का सबसेट कह पाएंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स ए के अंदर है तो क्या इसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यू कैन से x is belongs to a intersection b, since this a intersection b is just equal to a, तो अगर कोई a का मेंबर है तो a इंटरसेक्शन b का भी मेंबर होगा, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b का वो मेंबर हो गया, ओके ओके। दिस इंप्लाइज क्या इंप्लाई करता है ये, x belongs to a and x belongs to b by definition of intersection, by definition of इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से ये चीज हमने लिख ली कि ए एक्स ए के अंदर भी है एंड एक्स बी के अंदर भी है, तो ये चीज कह सकते हो ना कि एक्स बिलोंग्स टू बी आल्सो, है ना। तो एक्स ए में हम लेके चले थे और बी का मेंबर हमने दिखा दिया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई यू कैन से दिस इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करना था, यही हमारे पास फर्स्ट जो वो था रिलेशन था, वो हमारे पास स्टेब्लिश हो गया, फर्स्ट रिलेशन। तो ये जो थ्री रिलेशंस हैं, ठीक है, दीज थ्री रिलेशंस यू कैन से कि ये इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि हमने वन से टू को इम्प्लाई किया, टू से थ्री को इम्प्लाई किया और थ्री से फर्स्ट को इम्प्लाई कर दिया, तो ये साइकिल बन जाता है जब, तो इस आपस में सारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो जो है इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक उनमें से एक भी अगर ट्रू हुआ तो वो दोनों ऑब्वियस है, उनके साथ होना ही होना, ठीक है। तो यू कैन जस्ट से हियर the three relations first is your a is the subset of b, दूसरा है तुम्हारे पास a यूनियन b is just equal to what, that is your b, and a intersection b is just equal to a, है ना, r equivalent, या अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि अगर इनमें से एक भी ट्रू हुआ, ठीक है, तो और दोनों जो है ट्रू हो जाएंगे, तो one of these is implies the other, clear. So this is meaning of equivalent property, equivalent proving, ओके। तो आई होप कि ये रिजल्ट चीजें समझ में, अब इसी पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप कुछ कुछ इसके जो है कॉर्नरी लिख सकते हैं रिजल्ट की, ठीक है। अगर हम कहें कि ये फिफ्थ था, फिफ्थ रिजल्ट था, तो फिफ्थ नहीं था,
इसको हमने अलग से लिखा था, तो इसको हम ए ही रहते, मान लो एक सिंबल था, हमने इसका कुछ सब पार्ट रखा था, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन फाइव इज जस्ट इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन फाइव is just equal to 5. We can write since phi is a subset of it. अब जब हमने वो रिजल्ट प्रूव कर लिए तो हम आसानी से लिख पाएंगे कि ए यूनियन, क्योंकि जो बड़ा सेट है, ठीक है, वो आता है यहाँ पर, है ना, यूनियन में, और जो छोटा सेट है वो हमारे इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। तो अगर फाई इज सबसेट ऑफ एवरी एवरी सेट, है ना, फाई हर एक किसी का सबसेट होता है, तो ए कुछ भी हो उसके साथ अगर हम फाई का यूनियन लेंगे तो वही सेट बना रहेगा, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्वियस रिजल्ट आ गया। यूनिवर्सल सेट के साथ हम देख सकते हैं किसी सेट को, अगर हमने कहा यू इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, हमने कहा यू इज अ यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन यू, यू को थोड़ा दूसरे तरीके से बना दो, ये यूनियन यू इज जस्ट इक्वल टू यू, है ना, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन यू इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए छोटा है तुम्हारे पास, ठीक है, सिंस यू कैन से यू ए इज द सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का ए क्या है, सबसेट है, यहाँ पर यू को आप मेंशन करते हो यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल के साथ हम इंटरसेक्शन और यूनियन ले रहे हैं, अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसी सेट का तो वही सेट बना रहेगा, अगर यूनियन ले रहे तो पूरा पूरा सेट आ जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हो ए जस्ट इक्वल टू ए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्शन में तो हमारे पास सेम ही रहेगा, है ना। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हम दो सेट सेमी सेट है, उसका अगर यूनियन कर दे और वही रहता है, वो रहता है, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग, तो इसको हम लिख भी ले ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। और ये कई जगहों पर अलजेब्रा में भी यूज होता है इस प्रॉपर्टी का, जो है जब अलजेब्रा डिस्कस करेंगे तो उसको बताएंगे। और क्लियरली यू कैन से, क्योंकि ए जो है खुद का सबसेट होता ही है, तो इसलिए उसी प्रॉपर्टी से इनसे लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे, ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ, इंटरसेक्शन तो हमारा छोटा ही होता है ना, तो हम ए का उसे सबसेट कह सकते हैं, और अगर सबसेट कह सकते हैं तो किसके बराबर होगा, यू कैन जस्ट से दिस इज इक्वल टू ए, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन विद ए यूनियन ऑफ बी, और हमें एक चीज और पता है कि जो तुम्हारे पास ए है वो सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का, तो अब फिर से छोटा कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये भी इक्वल आएगा ए के, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाता है जो भी एनदर जो भी सेट होता है, जैसे बी सेट हुआ, ठीक है। तो एक बार क्या किया गया है कि हमारे पास ए का यूनियन लिया गया है इंटरसेक्शन के साथ, तो इंटरसेक्शन लिया गया यूनियन के साथ, तो दोनों केसेस में ए ही आएगा। और हम इसका सेंस ये देख सकते हैं कि ए जो सब ए ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर यूनियन लिया गया तो ए बचेगा क्योंकि ए बड़ा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया गया है और इसमें ए यूनियन बी जो है वो बड़ा है किससे, ए से, इसका मतलब ए आएगा, तो वो छोटा वाला सेट आएगा, है ना। तो यू कैन से इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो वो सारे जो अभी हमने रिजल्ट प्रूव करे उन्हीं से हमने फॉलोड है, ये रिजल्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लियरली सिंस यू कैन जस्ट से ए intersection B is the subset of A and A is the subset of A union B नंबर, तो इस प्रॉपर्टी से फॉलो हो गया हमारे पास जो डी वाला हमारा रिजल्ट, ओके। तो ये कुछ सेट के कुछ ऑपरेशंस के ऊपर कुछ प्रूफ्स थे छोटे मोटे। अब हम एक चीज सेट थ्योरी में पावर सेट के बारे में हमने बताया था,
उसके ऊपर एक छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ताकि हमको जब कभी उसके ऊपर कहीं प्रॉब्लम आए तो हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। वो ये है कि पहले तो एक चीज क्लियर करते हैं कि कोई भी सेट ले लेते हैं, लेट ए बी इन सेट। ठीक, इसके पावर सेट की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पावर सेट यू नो दैट कि पावर सेट जो होता है जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। ओके, या टू दी पावर ए से भी डिनोट करते हैं, पावर सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, ये सारे एक्स होते हैं सच दैट एक्स इज द सबसेट ऑफ ए। या कह सकते हो सारे सबसेट्स का कलेक्शन, ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। हमने एक चीज सीखी थी कि फाई मतलब इम्प्टी सेट, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, एंड कोई सेट खुद का भी सबसेट होता ही होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ी सी जो ए होता है अगर सेल्फ होता है सबसेट, तो इसको हम जो हमारे पास फाई और ए है, ये इन दोनों को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, अच्छा अब इसमें किसी किसी टेक्स्ट बुक में इस फाई को प्रॉपर लिया गया है। ठीक है, फाई को इम्प्रॉपर नहीं बोलते। जो सेल्फ सेट होता है खुद को हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, बट किसी किसी टेक्स्ट बुक, अब इसका सेंस अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अच्छा इनके अलावा जितने भी हैं, कोई भी जो है वो कोई भी जो हम सबसेट ले लें, ठीक है, इन अदर अदर सबसेट्स कॉल्ड प्रॉपर। और प्रॉपर की हमने डिफिनीशन भी कराई थी कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि हमारे पास उस सबसेट के अंदर ना हो, तो हमारे कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो और उसका नोटेशन ये रहेगा, अगर हमने कहा कि द प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऑफ ए, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज के इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इस तरीके से ये नोटेशन हम लोग यूज करेंगे मोस्टली। बाकी कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये जो हमारे पास फाई है, ये जो हमारे पास नोटेशन है, ये सबसेट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं मेंशन होगा तो वो लिखा होगा, अगर आप कहीं क्वेश्चन पढ़ता है तो उसमें मेंशन होता है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, तो एक तो इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, वो इम्प्रॉपर है, और उसकी बहुत ज्यादा, हमें अगर कहीं सबसेट्स की बात करना होता तो इट सेल्फ सेट की हम क्या बात करें, वो तो सेट है ही है, उसके ऊपर तो हम बात कर ही थे। हम प्रॉपर सबसेट्स की बात करते हैं। फिर बात आती है इम्प्टी सेट, फाई जो है दिस इज और इम्प्टी सेट, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपके पापा जी लिखते हैं वो फाई और ए को जो है इम्प्रॉपर सबसेट ही लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है इसको फाई को प्रॉपर सबसेट लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट को लिखने के लिए क्या सेंस क्या है, कि अगर ये फाई है, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर सबसेट, सबसेट फॉर एवरी नॉन इम्पिटिशन, ध्यान दीजिएगा, नॉन एम्प्टी सेट। अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है उसके लिए फाइव को प्रॉपर सबसेट कहा गया है। बट अगर फाइव ही है कोई सेट, उसका हमने सबसेट फाइव ही होता है, यू नो दैट हम फाइव को फाइव का सबसेट कह सकते हैं, तो इस केस में आप इसे इम्प्रॉपर बोलोगे। तो ये भी एक तरीका है, तो डिपेंड करता है कि कहाँ से कौन सा प्रॉब्लम ली गई है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि वो मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके लिए गए। बाकी ये क्वेश्चंस में बहुत ही रेयर होता है, इस तरीके से पूछा जाता है, बाकी वो एम्प्टी सेट की तरीके से डिनोट करना है फाइव। बट कभी अगर काउंटिंग पूछ ले, ठीक है, कि हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स, है ना, कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, तो इटसेल्फ वाला सेट तो हट ही गया, वो इम्प्रॉपर। अब जो सवाल उठता है उस पे किस पे, एम्प्टी सेट के ऊपर, तो वहां पर वो मेंशन कर देते हैं मोस्टली प्रोबेबली, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसे इम्प्रॉपर ही से लिया जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट ही लिया जाता है। बट ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको जानना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि फाइव को हम प्रॉपर सबसेट लेते हैं बस फॉर द
फॉर द नॉन एम्प्टी सेट, फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट, है ना। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है उसके लिए हम फाई की बात कर रहे हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में फाई को प्रॉपर सबसेट। ओके, तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ द सबसेट, कि कितने सबसेट, या कह सकते हो कॉर्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट। हमने वहां पर भी बात की थी, बट हम एक चीज यहाँ पर सीखेंगे जो हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए, क्लियरली हमने देखा था कार्डिनलिटी ऑफ पी ए इज जस्ट इक्वल टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, है ना। अगर हमने कहा कि कार्डिनलिटी, जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज जस्ट इन एन, अगर हम फाइनाइट की बात करते हैं तो इसकी हो जाएगी टू की पावर एन। ओके, ओके क्लियर। अब फाइनाइट सेट के ऊपर थोड़ी सी कार्डिनलिटी की बात करें तो इस पे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कभी कभी, तो वो क्वेश्चन कैसा होता है, उसका डिजाइन कैसा होता है, वो चीजें जरा देखिएगा। सवाल ये उठता है कि काउंटिंग आई कैसे, कैसे हमें पता कि टू की पावर एन हमारे पास जो है सबसेट्स होंगे, है ना, टू की पावर एन सबसेट्स होंगे। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने 1 2 3 लिया है, ए हमने कोई सबसेट लिया, और इसकी हम लोग सबसेट्स लिख डालते हैं। तो पहले एम्प्टी सेट आ गया, फिर एक एक एलिमेंट को हम लेके बनाते हैं, फिर हम दो दो एलिमेंट्स को लेके बनाते हैं। तो 2 3, फिर 3 1, और फिर हमारे पास लास्टली हम 1 2 3 सारे एलिमेंट्स को लेके बनाते हैं। तो जब हम सबसेट्स को फॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट कोई एलिमेंट नहीं, फिर हमने एक एक एलिमेंट को लिया, तो वो कितने हमारे पास सबसेट बन सकते हैं, फिर दो दो एलिमेंट्स को लेकर हमने कितने सबसेट बना लिए, फिर तीन तीन एलिमेंट्स को लेकर, फिर चार चार एलिमेंट्स को लेकर, फिर पांच पांच एलिमेंट्स को लेकर। इस तरीके से अगर एन हमारे पास एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर, तो उसमें जो सबसेट्स बनेंगे वो हम फॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, है ना, पेयर्स का। 1 2 2 के पेयर्स कितने होंगे, 3 3 के पेयर्स कितने होंगे, या ठीक है कोई नहीं है तो वो एम्प्टी सेट आ गया, सारे के सारे उठा लिए तो फुल सेट हो गया। तो ये जो काउंटिंग होती है उसको जरा देखिएगा। तो हमें अगर सबसेट्स के नंबर ऑफ सबसेट की बात करें, ठीक है, और कार्डिनलिटी हम एन लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन जिसको हम कॉम्बिनेशन एक पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एन थिंग्स हैं और एन थिंग्स में से हम आर थिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम, तो एनसीआर फार्मूला होता है ना। एनसीआर हमारे पास यू नो दैट फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर एंड फैक्टोरियल आर, ये हमने पढ़ा है अपने इंटरमीडिएट की क्लास में, हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर निकाला, तो अगर हमने सिलेक्शन ही तो करना है, ये सारे सिंबल्स हैं, ठीक, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट से सिलेक्ट करना है। तो अगर जीरो हमारे पास सिलेक्शन करना है तो वो कैसे हो जाएगा, एन सी जीरो, कोई मेंबर नहीं लिया, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं लिया। दूसरा दूसरा 1 1 का अगर सिलेक्शन करना है तो एन में से एन सी वन, फिर 2 2 का अगर सिलेक्शन करना है तो एन सी टू, 3 3 का तो करना है तो एन सी थ्री। इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, एन सी एन माइनस वन और एन सी एन तक, ऐसे हम जाएंगे। और एक फार्मूला हम बचपन में पढ़ते थे, ये फार्मूला जो है ये किसके इक्वल होता था, टू की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग हो गई। तो ये तो खैर हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए is just equal to 2 the power n, ठीक है, where cardinality of a, इसको कार्डिनलिटी को हम ऐसे भी जो नोट करते हैं जस्ट इक्वल टू एन, ठीक है, तो टू की पावर एन हो गया। अच्छा, ये चीज तो पता ही होगा कि ये जो है इक्वल टू टू की पावर एन कैसे होता है, ये भी बताना पड़ेगा, बता देता हूँ, चलिए आइए बता देता हूँ। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन होता है 1 + x की पावर n का, तो ये क्या होता है, 1, not 1, you can just write like this is your nc
0 प्लस 1, 1 की पावर हम n करेंगे, और x की पावर जो है 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब। इस तरीके से हमारे पास पावर इंक्रीज होती चली जाती है, और 1 की जो पावर से वो डिक्रीज होती चली जाती है ना। यहाँ पर तो 1 पे अगर कोई पावर चढ़ाने का मतलब नहीं रहता, ये अप टू हमारे पास एनसीएन तक जाता है, एनसीएन और एक्स पावर एन तक जाता है। ओके, अब यहाँ पर जहाँ एक्स है उसकी जगह 1 रख दो, तो यहाँ जब 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन, ठीक है। तो आपका जो है रिजल्ट क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर 1 and 1 is 2, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन इज जस्ट इक्वल टू द पावर एन। ओके, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गए। तो फिर हमें वहां पर सिलेक्शन करना था, हमें जो है अपने सबसेट्स बनाने थे, तो सबसेट में हमें सिलेक्शन करना था, इसलिए हमने सम तरीके से लिखते चले गए। अच्छा, अब एक पर्टिकुलरली आपसे निकाला जाए, आपसे पूछा जाए कि अगर n एलिमेंट्स हैं और उसमें तीन तीन एलिमेंट्स को लेकर कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, या कह सकते हो कि ऐसे सबसेट्स कितने होंगे जो तीन तीन एलिमेंट्स को लेकर बनाए जाएंगे, तो वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एनसीपी। सिंपल, सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन ही तो है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर का बता दिया आपको। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको पता है कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा टू की पावर n माइनस वन, वो वाला सबसेट हटा देते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्टी सेट को हम क्या ले रहे हैं, प्रॉपर सबसेट ले रहे हैं, इसलिए हम एक ही सेट को घटाते हैं। लेकिन जहां पर हम इम्प्टी सेट को प्रॉपर सबसेट नहीं ले रहे हैं, वहां पर आपको टू घट सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इम्प्टी सेट को प्रॉपर सबसेट ही लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो इम्प्रॉपर बोला जाता है इक्वलिटी वाला सेट, वो इक्वल ना हो उसको हम इम्प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यही है ना कि एटलीस्ट एक एलिमेंट हो ए के अंदर जो कि उसके सबसेट में ना हो, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो 5 भी तो उसमें आ जाता है, लेकिन 5 खुद के लिए प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है, वो फिर इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि वो 5 इम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें हमें पता चली। पहला बात कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें, इज जस्ट इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द पावर से इज जस्ट इक्वल टू 2 की पावर, है ना। एक तो बात ये होगी, लेकिन अगर आपसे कुछ स्पेशल तरीके का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास n है, हमारे पास दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज n। तो आपसे पूछा जाए कि फोर फोर एलिमेंट्स, अगर n इज ग्रेटर देन, मान लो n इज ग्रेटर देन 4 है, तो फोर फोर एलिमेंट्स को लेकर, है ना, कितने सबसेट्स बन सकते हैं, मतलब केवल 4 एलिमेंट्स लेंगे उससे, मतलब फोर फोर एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम सिंपली क्या लगा देंगे, एनसी, दिस इज एन। तो ये चीज में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो सबसेट होते हैं वो मिस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं कि हमको इनको नहीं लेना है। और अब बताइए कि काउंटिंग कितनी होगी उस कलेक्शन के अंदर, जो सबसेट्स का कलेक्शन है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के सबसेट्स को हमें नहीं लेना। तो उस केस में ये प्रूविंग आपकी काम आएगी कि कौन से हमारे पास नहीं लेना है उसमें और कौन से लेने हैं। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि फार्मूला जो टू की पावर एन है कैसे आते हैं और किस तरीके से ये हमें, तो जो प्रॉब्लम है तो उसको बारीकी से, कभी भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है, हम देखेंगे लेटर की कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो तो उसको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और बाकी आई थिंक कि आप समझ गए हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये काउंटिंग और ये चीज़ें और प्रूफ्स जो हम लोगों ने लिखे हैं प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गए। तो
सेट थ्योरी में और भी चीजें अगर बीच बीच में पढ़ेंगी तो उनको हम डिस्कस करते रहेंगे ड्यूरिंग आवर लेक्चर, ड्यूरिंग आवर जर्नी। तो अभी के लिए सेट थ्योरी के लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे, फिर हम और आगे की जो चीजों को बात करेंगे, नंबर्स के बारे में बात करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। तो आप लोग होप सो कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जो हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा होगा। और श्योर आप शेयर करते रहिए और लोगों तक भी पहुंचाते रहिए, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक अगर पहुंच जाता है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि नॉलेज तो शेयरिंग से ही अच्छा होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना है आप करिए, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।